ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइवेट लेवल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले तो हमारा टास्क होता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग जो है बेसिकली कि आपने वो प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढनी है, या विनिंग प्रोडक्ट्स आप कैसे सर्च करेंगे अपने बिजनेस मॉडल के लिए। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट लानी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करेंगे। वो डिसीजन जब आप प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, सेकेंडली आपके पास चैलेंज होता है पीएल में कि आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करना है, मैन्युफैक्चर कहाँ से करना है। वो मैन्युफैक्चरिंग आप पाकिस्तान से करवाएं, आप चाइना से करवाएं, किसी भी कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अमेजोन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड पे जब हमारी सोर्सिंग हो रही होती है कि हम किसी मैन्युफैक्चरर को हायर कर चुके होते हैं और हमारी उससे डील हो जाती है कि इतनी प्राइस है, हम बजट देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन इतना है, अमेजोन की फीसिस इतनी है, एट दी एंड अगर हम सेल करेंगे तो हमें इतने जो है वो प्रॉफिट होगा, और मंथली अप्रोक्सीमेट हम आफ्टर 2 to 4 मंथ या रैंकिंग के बाद हम इतनी सेल्स जनरेट कर लेंगे। वो जब बजटिंग वगैरह हम सारी कर लेते हैं, देन हम यूपीसी बाय करते हैं और अमेजोन पे लिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अमेजोन पे लिस्टिंग होती है तो उससे फिर हम लेबल्स वगैरह जनरेट करके अपने सप्लायर को देते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट पे लगाता है। देन वो अमेजोन अमेजोन सेलर सेंटर पे हमारी इन्वेंट्री को शिप कर देता है। उसके लिए हम शिपिंग प्लान बनाते हैं और इन्वेंट्री को अमेजोन वेयर हाउस में शिप कर देते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच जाती है, देन एफबीए की लिस्टिंग हमारी लाइव हो जाती है अमेजोन पे। ठीक है, उसके बाद जो फिर आ जाता है कि सेलर सेंटर की मैनेजमेंट हमारे पास आ जाती है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाती है, और रैंकिंग टेक्निक्स वगैरह के पीपीसी कैंपेन्स और एडवर्टाइजिंग उस प्रोडक्ट की, ताकि जो हम मंथली सेल्स वगैरह जो है वो ले सकें अमेजोन पे। सही है। ये जो प्रोडक्ट हंटिंग में आपने बोला कि पहले हम बजटिंग करते हैं कि कितनी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितनी देर में हम रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे, इसका कोई सेट टूल्स है जहां हम चेक करते हैं, या ये जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ये हमारा प्रॉपर क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग से ही मैं स्टार्ट करूंगा, वो उस क्राइटेरिया पे जो प्रोडक्ट हमारी मीट करेगी फिर हम उस प्रोडक्ट को परसू करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी ये हमें जस्ट, उस तरफ जाना है, यानी कि जी कैसे बिल्कुल, सारा वो प्लान करते हैं? हाँ प्रोडक्ट हंटिंग जो है अभी इन डिटेल हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये हमारे ना स्टेप्स हैं, और आपका जो लेक्चर्स होंगे इसी तरह अकाउंट ओपनिंग वगैरह, अकाउंट मीन इंट्रोडक्शन टू अमेजोन, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग, ये हम कोशिश करेंगे आज क्लियर कर लें। नेक्स्ट फिर सोर्सिंग और लिस्टिंग और लॉन्चिंग रैंकिंग की तरफ और इन्वेंटरी मैनेजमेंट वगैरह की तरफ हम जाएंगे। सही सही, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि वर्चुअल असिस्टेंट। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो मीन के अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट, लॉन्चिंग, रैंकिंग की। तो वर्चुअल असिस्टेंट की ये ड्यूटीज हैं, या वर्चुअल असिस्टेंट्स ये काम कर रहे होते हैं। सेलर सेंटर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग्स, उनकी ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चिंग, रैंकिंग, पीपीसी कैंपेन्स वगैरह चलाना, जब पे पर क्लिक कैंपेन्स हैं। उसके बाद ए प्लस कंटेंट जो है वो कुछ भी ये प्रिपेयर करते हैं और कुछ नहीं करते। उसके बाद कूपन्स, प्रमोशंस, ये ऑर्डर्स की होता क्या है ए प्लस कंटेंट ए मैनेजर? प्लस कंटेंट, वही जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना बताना। कि डिटेल्स पेजेस पे अमेजोन आपको अलाउ कर देता है कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे अपनी इमेजेस वगैरह या अच्छा कंटेंट को लगा सकें, बजाय इसके कि आप कोई टेक्स्ट लगाएं। ठीक है, तो ये अर्न करना पड़ता है थ्रू समथिंग, या ये बाय करना पड़ता है, ये किस तरह मिलता है ये? ए प्लस कंटेंट मैनेजर जब आपको ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है ना, तो जी जी। ब्रांड रजिस्ट्री जब आप अमेजोन को सबमिट करवाते हैं कि मेरा ब्रांड रजिस्टर है, फिर अमेजोन ये कुछ टैब्स हैं अमेजोन पे, उसकी असेस दे देता है ब्रांड को। तो सही सही। उसमें फिर ये बेसिकली पिक्चर्स होती हैं, सेट ऑफ पिक्चर्स या टेक्स्ट वगैरह होता है, जो हम अपनी मर्जी से उस टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा के हम उधर लगा सकते हैं। ठीक है, सही सही, ठीक है। ये सेलिंग प्लान्स आ जाते हैं। सेलिंग प्लान मीन के वो इंडिविजुअल में हमें क्या क्या सहूलत है और बिजनेस प्लान में हमें क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद अमेजोन अकाउंट की रिक्वायरमेंट, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। जी जी। तो उसके बाद सेलर वेरिफिकेशन और जो भी इसमें होता है, चाइल्ड अकाउंट की ये आ जाता है। अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं अभी प्रोडक्ट हंटिंग को।
अनवित भाई स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने मार्केट को या प्रोडक्ट रिसर्च के आपने मार्केट के ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्ट की हमारी डिमांड क्या है, प्रोडक्ट की सेल्स क्या है और उस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है। ये बेसिकली एनालिसिस होता है कि सपोज मैं ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ, अगर या ये मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मार्केट में इन फ्यूचर मेरी सेल क्या होगी, उस प्रोडक्ट में प्राइस क्या इस टाइम जा रही है या लोवेस्ट प्राइस कौन सी जा रही है, मैं क्या प्राइस दे सकता हूँ, या मैं उस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी ऐड कर सकता हूँ, उस प्रोडक्ट का थ्रू आउट द ट्रेंड ये ट्रेंड क्या चल रहा है कि उसमें एवरेज सेल थ्रू आउट द ईयर कितनी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हम उसमें एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सही है। प्रोडक्ट उसके बाद इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इसमें रिस्क की मैनेजमेंट हो जाती है क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं हमें पता होता है कि हम इस प्रोडक्ट को अगर लेके जा रहे हैं तो इसकी थ्रू आउट द ईयर डिमांड ये रहेगी, या इस प्रोडक्ट कोई एज अ ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है। जैसे सपोज कोरोना वायरस आया तो इसके बाद सैनिटाइजर्स हैं और मास्क वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ चुकी है इस टाइम। और हम देखते हैं कि सपोज मार्केट में जाते हैं अमेजोन पे देखते हैं कि यार मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये इसकी सेल बहुत ज़्यादा है, हम ये लॉन्च कर देते हैं। बाद में हमें हम मैन्युफैक्चरर भी नहीं होते और इस प्रोडक्ट को कहीं से बाई करके सेल कर रहे होते हैं, उस पर फिर ये होता है कि हम उस पर लॉन्चिंग पे बजट भी लगा रहे होते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग भी कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जब ये पीरियड सपोज कोरोना का 1-2 साल रहता है उसके बाद मास्क की डिमांड ही बिल्कुल नील हो जाती है। तो जो हमने उस पर बजट लगाया है उस पर टाइम लगाया है वो हमें कौन पे आउट करेगा। तो इस वजह से हम रिस्क की मैनेजमेंट हो जाती है कि मेन की ये प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर या लास्ट 5-7 साल से ये प्रोडक्ट चल रही है, इट्स मीन कि ये इन फ्यूचर भी इस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। ये नहीं है सही। कि 1-2 साल इस प्रोडक्ट की डिमांड रही है इसके बाद प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ही मार्केट से खत्म हो गया है। उसके हम्म। बाद आ जाता है कि कंपेटिटर की रिसर्च। सपोज मैं प्रोडक्ट अभी बाय कर अमेजोन पे लॉन्च करने जा रहा हूँ, मुझे कॉस्ट पड़ी है प्रोडक्ट की $10। तो जब मैं जाके अमेजोन पे देखता हूँ उधर $8 की प्रोडक्ट सेल हो रही है तो मैं उससे मैं कभी compete ही नहीं कर सकूंगा, ठीक है। हम्म। या उसमें ऐसे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, सपोज एडिडास बैठा हुआ है, लेवाइस बैठा हुआ है, कोई वेल नोन ब्रांड बैठा हुआ है जिन्होंने अपनी मार्केट में अपनी प्लेस बनाई हुई है। वो हम्म। अगर 20 में भी प्रोडक्ट सेल करता है तो उसकी प्रोडक्ट बिक जाती है, मैं उधर जाकर $15 में भी सेल करता हूँ तो नहीं बिकती। मीन के उधर एक वेल नोन ब्रांड बैठा हुआ है। तो इस चीज को हम कहते हैं कंपेटिटर रिसर्च करना कि प्राइस के हम प्राइस के वाले में उस कंपेटिटर से compete कर सकेंगे या नहीं, या कोई वेल नोन ब्रांड तो नहीं है, या किसी एक ब्रांड ने डोमिनेंसी तो नहीं क्रिएट की कि एक ही ब्रांड 4-5-7 दफा बैठा हुआ है और सारा रेवेन्यू वो अर्न कर रहा है। इट्स मीन कि उस ब्रांड के पास या तो सोर्सिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं उसको compete नहीं कर सकता। इस चीज को हम कहते हैं कि हम उसके कंपेटिटर की रिसर्च कर लेते हैं कि आया हम उन लोगों को या सेलर्स को compete कर सकेंगे या नहीं। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है, थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि हम मार्केटिंग की स्ट्रेटजी डिफाइन कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम आया पीपीसी कंपेन जो अमेजोन पे कंपेन चल रही है उसके थ्रू रैंक कर सकते हैं, या हमें फेसबुक एड्स रन करने पड़ेंगी या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कि हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी होगी इस प्रोडक्ट के लिए। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ, मे भी थोड़ी सी ये एडवांस लेवल पे चली जाए कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास 10 पाउंड या 8 पाउंड से कम होती हैं उन प्रोडक्ट पे अगर हम पीपीसी कंपेन्स वगैरह रन करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि पीपीसी कंपेन आपको पर क्लिक चार्ज कर रही होती है और पर क्लिक का जो एवरेज क्लिक अमेजोन चार्ज करता है ना वो 0.7 0.8 0.6 पाउंड चार्ज कर रहा होता है यूके मार्केट में। ये थोड़ा सा ना कंपटीशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट में तो फिर वो 1 पाउंड से भी ऊपर जा रहा होगा, अगर वो नॉर्मल कंपटीशन है तो वो 0.678 पर क्लिक अमेजोन चार्ज करता है, अगर बहुत कम कंपटीशन है तो मे बी आपको 0.3 या 0.4 पाउंड अमेजोन पर क्लिक चार्ज कर रहा होगा। तो इट्स ये मीन फीस के ज्यादा है दूसरों की निस्बत, यानी कि होलसेल में अगर प्रोडक्ट करते हैं कोई तो प्राइवेट लेवल में। मुझे क्वेश्चन की थोड़ी समझ नहीं आई मेरी तो ये जो 0.6 0.7 आप कह रहे हैं पे पर क्लिक में, जी। ये फीस जो ये वो चार्ज करता है, ये होलसेल प्रोडक्ट से ज्यादा लेता है प्राइवेट लेवल में? नहीं, होलसेल पे देखें आपने कोई कंपेन नहीं रन की, होलसेल में आपने प्रोडक्ट बाय की और जस्ट मी टू करके बैठ गए। अब नहीं, जो हमने कंपेन। जी सॉरी जी। हमने जो हमारी थी ना
उन पे पीपीसी हमने रन की थी, और वो आई थिंक फराज भाई ने तो बड़ी मिनिमम प्राइस रखी हुई थी, 0.2 थी शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस तरह बड़ी मिनिमम थी कि वो काफी क्लिक्स के बाद भी चंद पाउंड ही बने थे। वो देखें, उसके अब वो में भी कोई नीश इतना ज्यादा कंपटीशन ना हो। एक तो अच्छा। वो उसमें एज था, दूसरा एज आपके पास है ये था कि वो कोई वेल नोन ब्रांड होगा, उसकी वजह से लोग जो हैं उस पे मेन के उस पे कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था, इस वजह से आपको क्लिक्स की जो है ना कॉस्ट कम पड़ी है। सही सही। और तो दूसरा, ये जो कंपेटिटिव रिसर्च की बात की आपने, ये हमने बेसिकली नॉर्मल लिस्टिंग में जाके चेक करना है कौन कौन उधर बैठा हुआ है, जी, या और उसमें भी हम कोई देखते हैं, फर्स्ट पेज पे जाके देखते हैं कि कौन कौन से सेलर्स बैठे हुए हैं, वो प्राइस क्या दे रहे हैं। तो ये प्राइस? चीज़ें, उनके रिव्यूज़ कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम उस पर जाके देखते लिस्ट। हैं कि आया हम उन रिव्यूज़ को बिल्टअप कर सकेंगे या नहीं, उस रिव्यू वेलोसिटी को मीट कर सकेंगे या नहीं, उसके बाद उस प्राइस को हम compete कर सकेंगे नहीं। इस चीज़ को सही बेसिकली हम competitive रिसर्च कहते हैं। सही है। उसके बाद एक क्राइटेरिया, जैसे भी हम यूएस या यूके या जर्मनी किसी भी मार्केट में जाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली। उसमें जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट का क्राइटेरिया भी कहते हैं। इस हम्म। क्राइटेरिया को डिफरेंट जैसे नेबलर्स है या एक्सट्रीम कॉमर्स वगैरह है, मीन के वो भी इसी क्राइटेरिया को मिलता जुलता क्राइटेरिया जिसे वो फॉलो कर रहे होते हैं। ये मोस्टली नेबलर्स का क्राइटेरिया है। इसी तरह अगर हम एक्सट्रीम कॉमर्स को देखें तो उनका क्राइटेरिया भी इसी से मिलता जुलता ही होता है। उस क्राइटेरिया में अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मैं आपको पहले क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्राइटेरिया बेसिकली होते क्या हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली की तरफ जाते हैं कि उस प्रोडक्ट को, इस क्राइटेरिया को हम मीट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में। जब हम जाते हैं हीलियम 10 का एक्सरे रन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि टॉप 10 सेलर्स जो बैठे होंगे उसमें कोई ब्रांड 3 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम नेम यानी कि सेम ब्रांड जो है। सेम ब्रांड टॉप 10 सेलर में 3 टाइम से ज्यादा नहीं बैठा होना चाहिए, 3 टाइम से ज्यादा नहीं बैठा होना चाहिए। एक हम्म। चीज हम कंसिडर करते हैं उस क्राइटेरिया में। सेकंड उस क्राइटेरिया की चीज है कि उसमें अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। इट्स मीन के टॉप 10 सेलर्स में अमेजोन 3 दफा से ज्यादा ना बैठा हो। ठीक है, एक ये चीज देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू का चंक है वो अमेजोन बहुत ज्यादा ना लेके जा रहा हो, वो रेवेन्यू पे कंसिस्टेंसी आ रही हो कि जितने टॉप 10 या 8-10 सेलर्स बैठे हुए हैं उनके रेवेन्यू में कोई बहुत ज्यादा फर्क ना हो। मीन के एक 20,000 रेवेन्यू अर्न कर रहा है और सेकंड नंबर पे जो सेलर बैठा हुआ है वो 7-8 हज़ार अर्न कर रहा है या 5-6 हज़ार अर्न कर रहा है। इट्स मीन के पर मंथ, रेवेन्यू की कंसिस्टेंसी नहीं है। पर मंथ होता है या पर ईयर होता है ये? ये पर मंथ जितना भी ये क्राइटेरिया हम करेंगे ये मंथली बेसिस पे होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज हम देखते हैं कि रेवेन्यू ऑफ 10th सेलर, जो टॉप 10 में से 10वां सेलर है, अगर यूके में हम प्रोडक्ट दे यूएस में प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसका रेवेन्यू 10वें सेलर का 15,000 के राउंड अबाउट होना चाहिए। और अगर हम यूके में देख रहे होंगे तो उसमें 10वें सेलर का रेवेन्यू 10,000 के राउंड अबाउट होना चाहिए। इसमें जो है बहुत ज़्यादा, ये एक स्टैंडर्ड है, मीन कि आइडियल केस एक डिफाइन किया जा रहा है। इससे हम्म। मे बी 1,000 2,000 अप डाउन होगा। ठीक है, और उसमें फिर हम मजीद एनालाइज करते हैं कि उसमें कंपटीशन अगर बहुत कम है तो फिर भी हम उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं कि रेवेन्यू। अब मैंने हम देखते हैं कि ये नीश जो है नई नीश है, तो इसमें अभी सेलर्स बहुत कम है, तो उस वजह से भी हम चले जाते हैं। नॉर्मली जी अभी मैं स्टैंडर्ड्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम जाएंगे एनालिसिस की तरफ, तो एनालिसिस में फिर कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एवरेज रिव्यूज़ जो हम देखते हैं वो टॉप 10 सेलर्स के एवरेज रिव्यूज़ 1500 से कम होने चाहिए यूएस में, और यूके की अगर हम बात करें तो वो 1000 से कम होने चाहिए। ठीक है, उसके कम बाद कम से क्यों, कम क्यों कह रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं? अच्छा, रिव्यूज बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का मेन गोल होता है, उसका गोल ये है कि हम ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जिसमें लो कंपटीशन हो और हाई डिमांड हो। सही है। रिव्यूज बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसका हम्म। मतलब ये है कि वो सेलर, कोई पुराना सेलर बैठा हुआ है,
उसके पास रिव्यू, अगर रिव्यूज ज्यादा है तो इट्स मीन के सेलर एक तो बहुत पुराना बैठा हुआ है, उसके पास रिव्यू बहुत ज्यादा है, उसकी रिव्यू वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी सेल बहुत ज्यादा होगी, और अगर ये चारों चीजें उसके पास बहुत अच्छी जा रही हैं तो इट्स मीन कि उसकी सोर्सिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अगर उसकी सोर्सिंग प्राइस बहुत अच्छी होगी तो हम उस प्राइस को कभी compete नहीं कर सकेंगे। हाँ, सही। आप भी, अगर मैं एज अ कस्टमर जाता हूँ अमेजोन पे तो मुझे एक सेलर मिलता है, उस पे 2000 रिव्यूज हैं, साथ ही मुझे एक सेलर मिलता है वो उसके 100 या 30-40 रिव्यूज हैं, तो मैं हमेशा 2000 वाले से बाय करूंगा। उसका रीजन क्या होगा कि 2000 वाले की सोर्सिंग प्राइस भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो तो मंथली 2000 या 3000 यूनिट की सेल लेके आ रहा है, और मैं सेल लेके आ रहा हूँ 200 या 300 की। वो पुराना बैठा हुआ है, उसकी मे बी वो स्टार्ट में किसी से सोर्स कर रहा हो, जब हम्म। उसकी सेल उसकी 2000 या 3000 यूनिट पे चली गई हो, वो मे बी मैन्युफैक्चरिंग अपने स्टार्ट कर गया हो, या मैन्युफैक्चरर उसे डिस्काउंट दे रहा हो, तो वो ऐसी प्राइस टारगेट करेगा जो कोई और बंदा टारगेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसलिए हम हाई रिव्यूज वाली प्रोडक्ट में नहीं जाते, क्योंकि उनकी सोर्सिंग बहुत अच्छी होती है, तो हम उनकी प्राइस को भी कम्पीट नहीं कर रहे होते, रिव्यू को भी नहीं कर रहे होते, रिव्यू वेलोसिटी को भी नहीं कर रहे होते, रेटिंग्स को भी नहीं कर रहे होते। रेटिंग बेसिकली होती है 4 या 5 स्टार किसी की रेटिंग जो सेलर की शो हो रही होती है, उसको हम रेटिंग कहते हैं। हम्म। और चौथी हम पांचवी चीज आ जाती है एज। ये 5 फैक्टर हैं जिन फैक्टर की बेसिस पे अमेजोन आपको सेल देता है या नहीं देता। ठीक है, हम्म। आपने अगर ये इन पांचों फैक्टर को ही बीट नहीं कर सकेंगे एज अ न्यू सेलर उसको, तो मीन कि आप उस नीश में एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये फैक्टर आप अगर नोट करना चाह रहे हैं तो कर लें। एक रिव्यूज है, नंबर ऑफ रिव्यूज, रिव्यू वेलोसिटी के वो मंथली कितने रिव्यूज लेके आ रहा है, तीसरी चीज उसकी रेटिंग आ जाती है, चौथी प्राइस आ जाती है, और पांचवा उसका एज फैक्टर आ जाता है। अमेजोन इन पांचों चीजों को देख के आप डिसाइड करता है कि इस बंदे को मैंने कितनी सेल देनी है। ठीक है, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके जहन में ये 5 चीजें होती हैं कि मैं इन पांचों चीजों में से किस चीज को कम्पीट करूंगा एज अ न्यू दोबारा सेलर। दोबारा बोलेंगे ये पांचों, एक तो मैं नोट भी कर लूं प्लीज। एक रिव्यू वेलोसिटी आ जाती है, मीन के नंबर ऑफ रिव्यूज इन अ मंथ कितने ला रहा है वो बंदा। एक नंबर ऑफ रिव्यूज, रिव्यूज यानी कि रिटर्न जो कमेंट्स होते हैं या फीडबैक होता है कस्टमर का, या सिर्फ देखना ही प्रोडक्ट को? बिल्कुल रिव्यूज जो कस्टमर के फीडबैक्स होते हैं। फीडबैक है, ठीक है। एक रिव्यू रिव्यू, हो गया। वेलोसिटी। नंबर रिव्यू, नंबर ऑफ रिव्यूज, रिव्यू वेलोसिटी, उसकी रेटिंग, रेटिंग। एज। बिटवीन 4 to 5। जी, मीन की रेटिंग उसकी आ जाती है 4 स्टार या 3 स्टार है, मीन उसके रिव्यूज हैं 600, लेकिन हमें वो स्टार शो हो रहे होते हैं अमेजोन की स्क्रीन पे, ये 4 स्टार इसकी रेटिंग है, इसकी 4.6 स्टार है, इसकी 5 स्टार है। ठीक है, सही है। रेटिंग्स और रेटिंग के बाद एज फैक्टर, 5 फैक्टर, एज और उसके बाद प्राइस आ जाती है। एज में क्या देखते हैं? एज में कि वो सेलर कितना पुराना बैठा हुआ है, 1 साल पुराना है, 2 साल है, 3 साल है, 5 साल पुराना है। जितना पुराना सेलर होगा अमेजोन उसे सेल देगा ही देगा। अमेजोन कहता है यार चलो मेरे पास बैठे हुए हो, आप 1 साल से बैठे हो, 2 साल से बैठे हो, मुझे मंथली फी तो दे रहे हो। इन हम्म। रिवार्ड फिर अमेजोन आपको भी सेल्स देता ही देता है, कुछ ना कुछ सेल्स देता रहता है उन पुराने सेलर्स को, चाहे और वो पहले पांचवा क्या पेज पे था? है दूसरे पे है। पांचवा सही। प्राइस का फैक्टर आ जाता है। प्राइस। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट जो भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें 3 से 4 वेरिएशंस है। उसकी वजह क्या होती है कि वेरिएशन हम 3-4 से ज़्यादा, एक तो हमारी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट बहुत टफ हो रही होती है, क्योंकि हमने एफबीए में जाना होता है। सपोज हमारी 15 से 20 वेरिएशंस हैं, तो उन वेरिएशंस में से देखें कि हमारी 5-7 वेरिएशन अच्छी चलेंगी, बाकी जो 8-10 वेरिएशन है वो बहुत स्लो मूविंग वेरिएशंस होंगी। ठीक है, तो हम्म। उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी स्टोरेज फीस आपको मंथली पड़ती रहेगी, जो आपकी अमेजोन वेयर हाउस में वो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो स्टोरेज फी आपको पड़ती रहेगी। सेकेंडली आप इसमें थोड़ा सा डिसीजन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैं इस वेरिएशन को कितने पीसेस भेजूँ, इसके कितने भेजूँ। बाज़ औक़ात आपकी एक वेरिएशन अच्छी चल रही होती है, नेक्स्ट मंथ आपकी कोई और वेरिएशन चल रही होती है। सपोज साइजेस की ही अगर मैं बात कर लूँ, स्मॉल हम्म। मीडियम लार्ज, तो उस पर देखें कि
कस्टमर बाजुकात आ रहा है, उसे स्मॉल साइज पसंद पूरा आ रहा है, किसी को मीडियम, किसी को लार्ज, किसी को एक्सेल। एक मंथ में आप देखते हो आपका लार्ज साइज बहुत अच्छा चल रहा है, सेकंड मंथ में आपका एक्सेल बहुत अच्छा चल रहा होगा, थर्ड में भी आपका मीडियम साइज बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो ये इन्वेंट्री की मैनेजमेंट थोड़ी ना टफ हो जाती है कि आपको हर वक्त उस पर देखना पड़ता है मेरा कौन सी इन्वेंट्री जो है वो आउट ऑफ स्टॉक जाने वाली है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ता है। इस वजह से वेरिएशन जितनी कम होगी आपका बिजनेस उतना ज़्यादा ऑटो पायलट मोड पे जाएगा। आपको पता होगा कि मेरे पास ये एक दो वेरिएशन है, मैंने इन्हें फुलफिल करना है। ठीक है। सही उसके है। बाद आ जाता है सर्च वाले। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सपोज ईबे पे चले जाएं या अमेजोन पे चले जाएं या गूगल पे चले जाएं, मैं सपोज सर्च करना चाहता हूँ गार्लिक प्रेस। तो अब मैं एज अ कस्टमर जाऊंगा तो मैं भी लिखूंगा कि स्टील गार्लिक प्रेस, कोई बंदा आएगा वो टाइप करेगा प्लास्टिक गार्लिक प्रेस, कोई बंदा टाइप करेगा गार्लिक प्रेस फॉर किचन, कोई बंदा लिखेगा मीन के मुझे चाहिए डिस्काउंटेड गार्लिक प्रेस, सेल पे है गार्लिक प्रेस। इसी तरह के डिफरेंट सर्च टर्म्स वगैरह यूज होंगे। तो उसमें जब भी हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं या सर्च कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट, सपोज मैंने गार्लिक प्रेस देखना है तो मैंने सबसे पहले सर्च करना है कि मेरा वो कीवर्ड कौन सा है जो सबसे ज्यादा अमेजोन पे सर्च हो रहा है गार्लिक प्रेस के रिलेटेड। मे गार्लिक प्रेस के रिलेटेड हजारों कीवर्ड सर्च हो रहे होंगे, लेकिन उनमें से एक दो कीवर्ड या दो चार कीवर्ड ऐसे होंगे जिनका थाउजेंड्स में उनका सर्च वॉल्यूम होगा। तो उसमें हम देखते हैं जो हमारा मेन कीवर्ड होगा उसका सर्च वॉल्यूम, अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वो 12,000 होना चाहिए उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। और अगर अच्छा। यूएस मार्केट की बात करें तो वो 6,000 उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए जो मेन कीवर्ड उस प्रोडक्ट का होगा। ठीक है। सपोज आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं जो मेन के नई नीश हो या वो नीश डेवलप हो रही हो, तो उसमें फिर हम देखते हैं कि पहले जो टॉप पे 2 से 3 कीवर्ड है उनका सर्च वॉल्यूम सम अप करके 12,000 हो रहा हो, या तो मेन एक ही कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 12,000 हो। अगर वो नहीं होता तो टॉप के 2 से 3 कीवर्ड को लेके अगर उनका सर्च वॉल्यूम ऐड अप करें तो वो 12,000 यूएस में हो और 6,000 यूके में हो। ठीक है। तो ये इससे बेसिकली, जी, जी जी। जी, इससे सर्च वॉल्यूम से बेसिकली हमें डिमांड पता चल रही होती है कि कितने लोग अपना उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सही है। थ्रू आउट द ये ईयर। चीज़ तो उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट की प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस अगर हम यूएस में बात करें तो हम प्रेफर करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस 15 to 50 US डॉलर हो, और अगर हम यूके की बात करें तो वो 12 से 50, 12 to 50 पाउंड्स के राउंड अबाउट हो। उसकी वजह क्या है? अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करूं तो मिनिमम प्राइस से ये होता है कि जब भी हम अमेजोन पे पीपीसी कैंपेन्स वगैरह, क्योंकि हमारी अब रैंकिंग स्ट्रेटजी जो मेनली है ना वो पीपीसी कैंपेन है कि हम पीपीसी कैंपेन के थ्रू रैंक करते हैं प्रोडक्ट को, बजाय हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, फेसबुक को या डिफरेंट इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर को बहुत ज़्यादा बजट दें अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए या गिव अवेज दें, इनऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेके आएँ। हम अमेजोन को ही पे ऑफ करते हैं कि उसे ही पे करते हैं ताकि अमेजोन हमें उस चीज़ का रिवार्ड दे। पीपीसी देखें अगर आप रन करते हैं तो आप भी अमेजोन को बिजनेस दे रहे हैं, इन रिवार्ड अमेजोन भी आपको बिजनेस देगा, आज नहीं देगा तो एक मंथ बाद देगा, 1-2 मंथ के बाद देगा, आपकी एक हिस्ट्री डेवलप होगी। सही है। 1 मिनट में। ठीक है। उसके बाद मिनिमम प्राइस का बेसिकली हमने 15 यूरो क्यों, $15 या 12 पाउंड पाउंड यूएस में क्यों रखी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट में सपोज अगर हम 20% या 30% प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं, इट्स मीन कि $15 की प्राइस है तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा 2 to 3 3 to 4 डॉलर तो होगा, 30% अगर हम देखें। ठीक है, तो $3 to 4 होता है। इसके बरक्स अगर हम देखें कि हम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं 5-6 पाउंड के या 5-6 डॉलर की प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, उसमें अगर हम 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो $1 से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, वो हुँ, $1 प्रॉफिट मार्जिन अप्रोक्सीमेट बनता है अगर 20 to 30% हम प्रॉफिट मार्जिन देखें।
इट्स मीन कि जब हम पीपीसी कैंपेन चला रहे होंगे $15 की प्रोडक्ट पे, तो हमारे पास $3 हैं कि हम उस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर रह के हम एक ऑर्डर पीपीसी से जनरेट कर लें। और इस फिर भी कुछ बच जाए। जी, इट्स मीन कि हमें खेलने के लिए $3 है कि हम कहते हैं कि $3 हम खर्च कर देते हैं जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। तो उस $3 को खर्च करने से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्लिक्स आ जाते हैं या अप टू 10 क्लिक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो $10 के अंदर अंदर हमारा कोई ना कोई एक ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, सही। तो उससे क्या होता है कि हम जो है कि खुद से अपने आप से इन्वेस्टमेंट करने से बजाय हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को डोनेट कर देते हैं। जितना प्रॉफिट मार्जिन होता है तो उससे हम अपने अकाउंट पे सेल लेके आ जाते हैं। सही है। ठीक है, इसके बरक्स जब हम $5 या $6 की प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ $1 है। हमने कोशिश करनी है कि हमारे इस प्रॉफिट मार्जिन में या $1 के अंदर क्लिक्स में हमें सेल आ जानी चाहिए। अगर वो सेल $1 के अंदर अंदर नहीं आती तो उसके ऊपर जो बजट जा रहा होगा वो हमारी जेब से बजट जा रहा होगा। ठीक है, इस वजह सही। से $15 की प्रोडक्ट या ना 14 या $13 की प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हम्म। उसमें खेलने के लिए थोड़ा बजट ज़्यादा है। उस इसमें भी फिर एक चीज़ आ जाती है कि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो हम दे के अमेजोन को दे के तो हम सेल लेके आएंगे, तो फिर हमें क्या फ़ायदा अमेजोन पे सेल करने का। इसमें ये बिल्कुल। होता है कि जब आप पीपीसी कैंपेन रन कर रहे होते हैं और आपके साथ जो बंदे बैठे हुए हैं वो भी सपोज आप किसी ना किसी आपने प्रोडक्ट लॉन्च की है, आफ्टर 2 से 3 माह बाद आप कुछ ना कुछ स्टेबल हो गए हैं, आपको 8 से 10 यूनिट की सेल या मंथ डेली बेसिस की आ रही है। ठीक है, तो उसमें देखें जब आप पीपीसी आपके 8 से 10 यूनिट की सेल आ रही है, आप उसी सेल पे बैठे हुए हैं, साथ में दूसरे सेलर्स आते हैं, उनकी सेल भी 8 से 10 आ रही है। अब आपने अपनी सेल को इंक्रीज करना है। आप सेल कैसे इंक्रीज करेंगे? आप सेल इंक्रीज करेंगे पीपीसी के थ्रू इंक्रीज करेंगे या आउटसाइड को प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, आउटसाइड ट्रैफिक अपनी लिस्ट पे लेके आएंगे। तो अपनी हम्म। सेल आप इंक्रीज करेंगे तो आप टॉप रैंकिंग की तरफ जाएंगे। टॉप पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो 30 यूनिट्स पर डे की सेल लेके आ रहे हैं, आप सेल लेके आ रहे हैं 10 यूनिट पर डे की। तो आप क्या करेंगे? आप पीपीसी कैंपेन चलाएंगे, डेली बेसिस पे 3-4 ऑर्डर आप पीपीसी से लेके आ रहे हैं। आपकी सेल क्या होगी? 13 से 14 यूनिट की सेल होगी। जब आपकी सेल 10 यूनिट से लेकर 13 से 14 यूनिट पर डे पे आ गई है, इट्स मीन कि आपका बीएसआर बढ़ेगा। बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक अमेजोन असाइन करता है आपकी सेल वेलोसिटी पे कि आपके डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपकी सेल वेलोसिटी क्या रही है। अगर आपकी 10 यूनिट की सेल वेलोसिटी है तो आपका सपोज सेल रैंक अमेजोन ने दिया हुआ 2000, तो एक सेलर की है 6 यूनिट की, तो उसका सेल रैंक होगा 2400 यूनिट्स। 2400 उसका सेल रैंक होगा। तो जितना सेल रैंक कम होगा उतनी आपकी सेल अच्छी होगी। अब आपने क्या किया? आपने जितना अपनी सेल सेल रैंक जितना बीएसआर कम होगा उतनी उस सेल अच्छी है। मीन के आप ये वही चीज़ है कि आप फर्स्ट आएंगे तो वो आप अच्छे हैं, अगर आप 10th नंबर पे हैं तो वो आपकी पोजीशन डाउन है। ठीक है, सही। बीएसआर इस हिसाब से चलता है। तो आपने अभी क्या किया कि आपने 10 यूनिट पे बैठे हुए थे, आपने पीपीसी कैंपेन रन की, 3-4 ऑर्डर पीपीसी से आ गए। आपकी अब आपकी सेल वेलोसिटी होगी अब 14 यूनिट पर डे, 10 यूनिट से 14 यूनिट पर डे। उससे क्या होगा? जब आपकी सेल वेलोसिटी बढ़ेगी तो अमेजोन आपका बीएसआर बढ़ेगा, बीएसआर इंप्रूव होगा। आपका बीएसआर इंप्रूव होगा तो अमेजोन आपका बीएसआर इंप्रूव होगा तो अमेजोन आपको रिवार्ड देगा, आपको सेल देगा। मे बी 3 से 4 यूनिट की सेल आपकी फिर बीएसआर बढ़ने से आ जाएगी। इस मीन के पीपीसी से आपने 0/0, आपने नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपने सेल तो कर ली, लेकिन आपसे उधर की आपकी ऑर्गेनिक सेल बढ़ गई, आपकी 4-5 यूनिट डेली बेसिस पे बढ़ गई, आप 10 यूनिट से 15 यूनिट पर डे पे चले गए। इसी तरह आपकी पीपीसी आप बढ़ाते जाएंगे, कंपेन आपकी बेहतर होती जाएगी, तो आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, उधर से आप पीपीसी से ऑर्डर लेते जाएंगे, तो वो जो जो पीपीसी के ऑर्डर आपके इन्वॉल्व होते जाएंगे, आपके ऑर्गेनिकली ऑर्डर बढ़ते जाएंगे और आपका बीएसआर इंप्रूव होता जाएगा और आप मेन कीवर्ड की तरफ रैंकिंग टॉप की तरफ जाते जाएंगे। जो जो आप टॉप की तरफ जाएंगे आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा टॉप सा टॉप साइंस। टॉप पर जाने का मतलब है कि जो लिस्टिंग में टॉप फर्स्ट आपकी शो होगी, यही कह रहे हैं ना आप?
इनके आप कीवर्ड टाइप करते हैं गार्लिक प्रेस, तो आप फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट फर्स्ट पेज 10 पे या आपका शुरू 15 होगा। में आप शो होना स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो बायर्स आते हैं वो टॉप 10 15 20 या फर्स्ट पेज से ही बाय कर लेते हैं, ना कि वो दूसरे या तीसरे पेज पे वो जाके प्रोडक्ट को सर्च करें और लोगों को फाइंड आउट करके हाँ। तो वो बाय करें। तो जो इसलिए हमारी हमारी कोशिश होती है कि हम आफ्टर रैंकिंग फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट पेज पे तो आ रहे हो। ठीक है। सही है। इसमें जब हम लिस्टिंग को क्लिक करते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट आ जाती है कि जी ये बंदा इतना बेच रहा है, साथ नीचे लिखा होता है कि न्यू अनदर न्यू सेलर या समथिंग के नीचे एक पूरी लिस्ट दी होती है साइड पे नीचे उसके ही, जिस लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कितने बंदे और बेच रहे हैं। जी ऐसे बिल्कुल। ही है ना? वो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, उस कैटेगरी में नंबर ऑफ सेलर कितने सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो पेजेस आप कह रहे हैं वो डिफरेंट है। वो पेजेस में आपको, चलिए अभी हम उधर ही जा रहे हैं प्रैक्टिकल की सही। तरफ ही, तो वो भी मैं आपको फिर ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ प्राइस पे हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। एक तो मिनिमम प्राइस, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया होना है कि हम जी जी। बहुत कम प्राइस पे क्यों नहीं जाते। फर्स्ट चीज़ सही। आ गई। सेकेंडली हाई प्राइस होता है कि जब आपने किसी भी चीज़ की इन्वेंट्री बाय करनी है, तो अगर आपकी $50 की प्राइस है तो इट्स मीन कि आपकी प्रोडक्ट ये राउंड अबाउट $20 इसकी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग या जहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे 20 to 25 के राउंड अबाउट आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी होगी। तो अगर आपने 1000 यूनिट बाय करने हैं या 500 बाय करने हैं तो वो $20 पर यूनिट होगा, तो वो आपकी देख लें कि 20,000 पे चली जाएगी। इट्स मीन कि आपकी लॉन्चिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सही है। अगर कोई सेलर या कोई भी क्लाइंट कहता है कि मैं ये अ, अच्छी कॉस्ट बेयर करने के लिए ठीक हूँ, मैं जितनी भी प्राइस है आप दें मुझे, प्राइस रेंज का मुझे कोई इशू नहीं है, तो लॉन्चिंग का बजट मेरे पास ठीक ठाक है तो मैं कर सकता हूँ, फिर हम उसके लिए हाई प्राइस पे भी चले जाते हैं। जस्ट दिस इज़ द रीज़न कि हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं जाते, क्योंकि लॉन्चिंग का बजट बढ़ जाता है। सही है। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि लिस्टिंग्स हम प्रेफर करते हैं कि जो सेलर्स बैठे हों या लिस्टिंग उस नीश में हो, वो 3000 से कम लोग सेल कर रहे हों उस चीज़ को। ठीक है, ताकि उसमें कंपटीशन कम हो। 1000 से कम? 3000 से कम सेलर बैठे हों। एक एक प्रोडक्ट में जी बिल्कुल, एक प्रोडक्ट। इतने ज्यादा होते हैं? अमेजोन पे 10,000 सेलर्स बैठे हैं, 15,000 सेलर्स बैठे हैं। जो हाई कंपटीशन नीशेज है उनमें तो बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। नहीं, एक नीश की बात करेंगे, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? ये सपोज मैं गार्लिक प्रेस अगर टाइप कर रहा हूँ ना, तो इसकी बात कर रहा हूँ कि गार्लिक प्रेस में इतने सेलेक्ट होने चाहिए। 3000? जी बिल्कुल। यानी कि एक कंट्री की, एक कंट्री में या ओवरऑल? कंट्री जितने में, जितने। कंट्री के बाद कंट्री, अच्छा। जो भी हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे ये सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री की होगी। सपोज मैं यूके में प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ तो ये यूके के लिए वैलिड होगी। यूएस में शायद मैं जाऊँ तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, जो उसमें वो वैलिड ही ना हो कि हम उसमें जा ही ना सकते हो। ठीक है। तो जब एक प्रोडक्ट हम हंट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए होती है। ठीक है। तो ये लिस्टिंग 3000 से कम बंदे उसमें हो सेल करने वाले? बिल्कुल। सही है। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक होता है कि हमारी प्रोडक्ट का एक तो वेट कम होना चाहिए और दूसरा प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम होना चाहिए, ताकि जब हम प्रोडक्ट को दो जब हम अमेजोन पे भी सेलिंग कर रहे होते हैं तो अमेजोन हमारी प्रोडक्ट के वेट और उसके वॉल्यूम के हिसाब से भी चार्ज कर रहा होता है। और उसमें जब हम चाइना से भी शिपिंग कर रहे होते हैं तो फिर ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपके पर यूनिट का वेट कितना है या आपके पर यूनिट का वॉल्यूम कितना है। अगर आपके पर यूनिट का वेट या वॉल्यूम 2 kg से ज़्यादा है तो प्रेफर हम करते हैं कि 2 kg से कम होना चाहिए कि पर यूनिट का पर आपका यूनिट? वॉल्यूम। जी, अच्छा। दीज आर 2 kg। ठीक है। तो ये 2 kg से कम होना चाहिए और वॉल्यूम भी उस प्रोडक्ट का कम्पैक्ट प्रोडक्ट हो, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड प्रोडक्ट ना हो। ठीक है। तो ये चीज़ें फिर आगे आपको मैं क्लियर करूँगा कि ये 2 kg क्यों होना चाहिए और वॉल्यूम उसका क्यों कम होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि प्रोडक्ट जो भी हम पीएल के लिए सिलेक्ट करें उसमें प्राइस वार ना हो। प्राइस वार इस बेस पे कि जो सपोज जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसमें अगर मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं या कुछ चाइनीज सेलर बैठा हुआ है तो वो ऐसी प्राइस देगा जो आप प्राइस कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो चाइना से खा रहे हैं या पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं।
तो अगर वो खुद मैन्युफैक्चरर जाके अमेजोन पे सेलिंग करेगा तो वो तो ऐसी प्राइस दे सकता है जो प्राइस हम नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं कि उस प्रोडक्ट में प्राइस वार ना हो, कि कोई मिनिमम प्राइस टारगेट ना कर रहा हो कि बाकी सेलर वो प्राइस टारगेट ना कर सकें। तो उससे फिर ये लॉस होता है कि हर कस्टमर जो है मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू उस बंदे के पास जा रहा होता है जो मिनिमम प्राइस टारगेट करके बैठा होता है। उसके बाद आ जाती है कि प्रोडक्ट हमारी ब्रेकेबल ना हो। सपोज सिरामिक वगैरह की प्रोडक्ट्स जो आ जाती हैं उसमें ये इश्यूज आते हैं कि जब हम चाइना से या करते हैं, शिप करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें बहुत ज़्यादा पीसीज हमारे ब्रेक हो जाते हैं। या अमेजोन वेयर उसमें इन्वेंट्री हम रखते हैं तो वो शिपिंग के दौरान जो है वो प्रोडक्ट्स ब्रेक हो जाती हैं, सिरामिक टूट जाती हैं। तो उससे इशू ये आता है कि आप जब भी FBA कर रहे होते हैं तो अमेजोन ने नहीं देखना होता कि पैकिंग के अंदर आपकी प्रोडक्ट टूटी है या नहीं, ब्रेक है या वो ठीक है, सेलेबल है। तो वो क्या करेगा, वो जस्ट प्रोडक्ट उठाएगा जाके कस्टमर को शिप कर देगा। उससे ये आपको लॉस होगा। एक तो वो रेटिंग बहुत बुरी देगा आपको, सेकेंडली वो रिफंड्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो जब जब भी कोई प्रोडक्ट का रिफंड होता है तो अमेजोन अपनी फी आपसे चार्ज कर लेता है। जो सेलिंग कमीशन है अमेजोन का वो आपसे चार्ज कर लेता है। तो वो आपको जितने रिफंड्स फिर आते जाते हैं वो आपको लॉस होता है। एक तो आपकी और प्रोडक्ट टूट इसमें गई, वो भी लॉस इसमें है। उनके वो चेक नहीं करते कि अगर ये कुछ चीज टूटी हुई है तो हम इसे रहने दे, नेक्स्ट पिक कर लें। वो जो भी सामने आया वो कर देते हैं। हाँ, बस अमेजोन जस्ट इस केस में चेक करता है कि आपकी पैकेजिंग ना खुली, पैकेजिंग जो है वो ना डैमेज हुई हो या आपका जो स्कैनेबल बार कोड है वो ना डैमेज हुआ हो। वो ये चीज़ नहीं अंदर देखता कि अंदर आपकी चीज़ टूटी हुई है या जैसी भी है। वो जब कस्टमर के पास जाएगी वो ओपन करेगा तो वही देखेगा कि प्रोडक्ट टूटी है या ठीक है, ठीक है। तो सही सही। अमेजोन उसे नहीं करेगा। फिर ये ब्रेकेबल प्रोडक्ट FBM मॉडल में चल सकती हैं क्योंकि इसमें आपने ऑर्डर आया तो आपने खुद उस ऑर्डर को फुलफिल करना है, तो आप फिर चेक करके तो फिर वो प्रोडक्ट आगे फुलफिल करते हैं, ठीक है। ठीक। उसके बाद आ जाती है रेटिंग। रेटिंग 4.2 स्टार से कम नहीं होनी चाहिए हमारी, जो भी रेटिंग आ रही हो, ठीक है। उसका ये होता है, इस रीज़न ये है कि अगर आपकी रेटिंग कम होगी, सपोज एक प्रोडक्ट की रेटिंग 3.5 स्टार है, तो एक तो आपको अमेजोन जितनी रेटिंग कम होगी आपकी सेल्स कम होगी, और सेकेंडली ये होगा कि आपका रेटिंग कम होने की वजह से आपके रिफंड्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं है या प्रोडक्ट में कुछ इश्यूज हैं, इस वजह से लोग नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट में कोई इश्यूज आ रहे हैं, या तो उसमें हम दो ऑप्शन आते हैं, या तो उस प्रोडक्ट को हम छोड़ दें। तो सेकंड ऑप्शन उसमें ये होता है कि हम उन लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ को चेक करें, और जो नेगेटिव रिव्यूज़ कस्टमर ब्लेम कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं कि इसमें ये इशू आ रहा है, अगर हम उस इशू को ठीक करके फिर उस प्रोडक्ट में जाना चाहें तो फिर हम जा सकते हैं, तो उस पे हम अगर कंट्रोल कर सकें उस इशू पे। अगर इशू आता है और कस्टमर कंप्लेन करता है, लेकिन वो मिसाल के तौर पर ऐसी चीज है कि वो हमारे हाथ में नहीं थी, ऑब्वियसली चाइना से मंगवाई, अमेजोन गई, अमेजोन से आगे कस्टमर के पास, लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यू आए और वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, प्रोडक्ट की हैंडलिंग या जो भी है, तो उसको रिमूव करवा सकते हैं हम अमेजोन से नहीं, कि उससे नहीं, ये। हम उससे हम रिमूव नहीं करवा सकते। अपने आपने अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड के अंडर लेबल करने का मकसद ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट की वो आप पे है। अमेजोन ने आपको पूछना है, अमेजोन ने किसी मैन्युफैक्चरर को नहीं पूछना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेजोन इसको चीज़ को नहीं जानता कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं या कहाँ से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। जब आप प्राइवेट लेवल में अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं। उसमें जो भी डिफेक्ट या जो भी आ रहा होता है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, ठीक है। उन रिव्यूज़ को हम डिलीट नहीं करवा सकते। क्योंकि कस्टमर ने भी किया है, हमारी वो लाइट का था एसन, तो जी उसने कहा कि मुझे डैमेज मिली है। अब जी जो उसने लिखा है उसको हमने चेज करने की कोशिश की है, रिप्लाई मैसेज किया है। मैसेज वैसे रिटर्न नहीं कर सकते थे, जो ऑटो इनका क्रिएट किया होता है टेम्पलेट वही जी। भेज सकें, और उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि हम कोई रिफंड करते हैं या कुछ। हम उसे रिफंड भी करना चाह रहे थे, लेकिन उसे कोई और मैसेज हम भेज ही नहीं सके। नहीं, उसे हम ऑफर ही नहीं कर सकते ना, कि ना उसे हम रिव्यू चेंज करने की ऑफर कर सकते हैं, ना उसे हम ऑफर कर सकते हैं कि हम तुम्हें मनी बैक कर देते हैं।
तो आप ये अच्छा। रिव्यू इस तरह की कोई भी अगर हैबिट हम अमेजोन पे करेंगे तो वो हमें अमेजोन हमें सस्पेंड कर देगा। हम कस्टमर के साथ इस तरह की टॉक नहीं कर सकते। और ये हम अमेज़न के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते कि हमारा फॉल्ट नहीं है, हम तो रिफंड भी करना चाह रहे थे लेकिन अमेजोन से हम परसू कर सकते हैं कि हमारी वो उस केस में कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में वो इशू नहीं था और कस्टमर ने वो दे दिया है। तो ये भी अमेजोन वो कस्टमर का रिव्यू तो डिलीट ही नहीं ना करता है। अमेजोन कस्टमर बेस्ड एक वेबसाइट है। जो कहते हैं कस्टमर बाइस्ड, अमेजोन हमेशा कस्टमर की साइड लेता है, वो सेलर की साइड नहीं लेता, क्योंकि उसने अपने कस्टमर को रखना है अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कस्टमर हैं तो सेलर हैं, अगर कस्टमर नहीं है तो सेलर किसी काम के नहीं है अमेजोन पे। ठीक है, तो इसमें इवन हम केस ओपन करते भी हैं वो रिमूव नहीं करेगा। कोई 1% चांस है रिमूव करने को और 99% वो रिटेन ही करता है अमेजोन। हम्म। वैसे अगर सपोज मैं मेरे साथ अगर मैं एज अ न्यू सेलर जाता हूँ तो कोई नया सेलर या दूसरा सेलर पुराना वो मुझे प्राइस में compete नहीं करता, तो वो क्या करता है कि मेरी लिस्टिंग पे अगर नेगेटिव रिव्यूज लाने की कोशिश करता है, तो उसे अगर हम साबित कर दें कि ये कोई सेलर है जो मेरे खिलाफ बातें कर रहा है या इस तरह मुझे नेगेटिव रिव्यू दे के मेरी लिस्टिंग को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, मेरी सेल्स खराब करने की कोशिश कर रहा है, फिर उस केस में अमेजोन थोड़ा सा केस को स्टडी करता है। तो अमेजोन का लगे कि ये वाकई कोई इस तरह की मैनिपुलेशन हो रही है, फिर अमेजोन रिमूव कर देता है। वो अदरवाइज कस्टमर रिसर्च का ऑर्गेनिक रिव्यू वो उतनी जल्दी रिमूव नहीं करता। तो रिसर्च वो उस पे उसकी आईडी पे करनी पड़ेगी चेक करने के लिए कि ये वाकई। हाँ, वो फिर थोड़ी सी हमें स्टडी करनी पड़ती है कि सपोज मेरी प्रोडक्ट में एक फॉल्ट है ही नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ कि उसमें नहीं फॉल्ट, वो एक बंदा है वो सेलर वो रिव्यूज करवा रहा है तो वो एक ही फॉल्ट कहता है, इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, इसमें ये फॉल्ट आ रहा है। तो वो फिर अमेजोन भी चेक करता है ना कि अपने एल्गोरिदम में या बाकी कस्टमर के रिव्यूज से कि इस प्रोडक्ट में कोई इस तरह का फॉल्ट है ही नहीं है, तो फिर ये क्लेम हो रहा है, फिर अमेजोन उन रिव्यूज को डिलीट कर देता है। हम्म। लेकिन ये भी बहुत टफ काम है, बहुत ज़्यादा परसू करना पड़ता है इन चीज़ों में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो क्राइटेरिया आ जाता है वो मंथली सेल्स का आ जाता है कि उस प्रोडक्ट की सेल्स थ्रू आउट द ईयर वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये ना हो कोई सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट ना हो कि 2-3 मंथ हमारी प्रोडक्ट चली है उसके बाद उसकी सेल बिल्कुल ही ड्रॉप डाउन हो गई है और पूरा साल सेल्स ही नहीं आ रही। तो हम्म। मंथली सेल्स उसकी जो है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए उस केस में। ठीक है, सही। सेल्स जो उसकी आ रही होती है। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया कि जब हमने कोई भी प्रोडक्ट देखनी है तो उस पे हमने ये चीज़ें मीट करवानी है या इस स्टैंडर्ड से थोड़ी रेलिवेंट प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए। ये एक आइडियल केस सिनेरियो या स्टैंडर्ड कह सकते हैं इसे, या बेंचमार्क कह सकते हैं कि इसके रेफरेंस से जो भी प्रोडक्ट देखेंगे हम इसके राउंड अबाउट देखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, सही है। उसके बाद आ जाती है कि प्रोडक्ट्स हमने अवॉइड कौन कौन सी करनी है। एक तो ओवर साइज प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको ना साइज टियर्स हैं कुछ अमेजोन पे, वो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये साइज टियर्स हैं जिसे अमेजोन स्टैंडर्ड में लेके जाता है और ये साइज टियर्स हैं जो अमेजोन कहता है ये ओवर साइज प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो सही। उसमें ओवर साइज प्रोडक्ट्स में इशू ये होता है कि अमेजोन एफबीए की या फुलफिलमेंट जो आपकी करता है ना, और स्टोरेज जो है अमेजोन अपने वेयर हाउस में करता है उसकी फीस ज़्यादा चार्ज करता है अगर आपकी प्रोडक्ट ओवर साइज कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो उससे ये होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा होता है। तो अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ओवर साइज प्रोडक्ट में भी अच्छा आ रहा है देन आप प्रोडक्ट को परसू कर लें। लेकिन अगर आप ओवर साइज प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं आ रहा तो उसमें फिर दो केस सिनेरियोस बन जाते हैं, या तो हम उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरह करें कि वो हमारी स्टैंडर्ड साइज में आ जाए, तो या उस प्रोडक्ट की प्राइस हमें इतनी अच्छी मिल रही हो कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 20 to 30% सस्टेन कर रहा हो। ठीक है, सही है। सेकेंडली जो इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करते हैं। थर्ड पे आ जाती है हाजमात वगैरह जो होते हैं उन प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं। लिथियम आयन या बैटरीज जिन प्रोडक्ट में होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। हैजमाट क्या जो हैजर्डस है? जी, हैजर्डस प्रोडक्ट्स जो होती हैं। ठीक। उसके बाद वेपन्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती हैं उसको हम अवॉइड करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, ये अच्छा अमेजोन पे वेपन अभी जो नाइफ और स्वॉर्ड्स वगैरह ये भी चीजें आती हैं?
नहीं, वेपन्स में वो नहीं आती। वेपन्स जो है वेपन्स वगैरह में आ जाते हैं, जैसे ये अच्छा, पिस्टल वगैरह और इस तरह की चीजें जो है। और ये ठीक है। नाइफ और सोर्ड वगैरह पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन पे एक पैकेजिंग की रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी, कि वो थोड़ी नोकदार प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो वेयर हाउस में जो है ना, आप किसी और प्रोडक्ट को डैमेज ना कर सकें, या हैंडलिंग में किसी बंदे को डैमेज ना कर सके, तो उसकी पैकेजिंग पे जो है ना हमें अच्छी करनी पड़ती है, ताकि उसकी वो डैमेज ना किसी चीज़ को कर सके। ठीक है। उसमें फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास की जो रेस्ट्रिक्टेड कुछ कैटेगरीज हैं अमेजोन पे, जो हेल्थ रिलेटेड कैटेगरीज हो गई, या इस तरह की कैटेगरीज अमेजोन पे फूड रिलेटेड हो गई हैं कैटेगरीज। ये कैटेगरीज अमेजोन पे रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज कहलाती हैं। इन कैटेगरीज में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको अमेजोन से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, उस पर अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं फिर आप उस कैटेगरी में सेलिंग कर सकते हैं। पहले तो अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर आप जी, जैसे सर्च कर। आप टूथपेस्ट सेल कर रहे थे, वो देखें हेल्थ से रिलेटेड है और प्रोडक्ट वो कस्टमर ज़ाहिर यूज़ करेंगे। अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल है कि वो कस्टमर के मुंह को डैमेज कर सकता है, उसकी स्किन को डैमेज कर सकता है, किसी भी केस में वो डैमेज हो सकता है, उसकी एक्सपायरी डेट है, फिर वो एक्सपायरी डेट के बाद वो यूज़ नहीं हो सकती, तो ये चीज़ें सारी उसकी मेंटेन करनी। इस तरह की कैटेगरी में जब आप जाकर चीज़ सेल करेंगे, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अमेजोन से कि मैं इस कैटेगरी में सेल करना चाह रहा हूँ। तो एज अ न्यू सेलर अमेजोन इतनी जल्दी परमिशन ही नहीं देता कि आप इन कैटेगरीज में प्रोडक्ट को सेल करें। तो एज अ न्यू सेलर हम फिर कोशिश करते हैं कि हम रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में ना जाएं। इन फ्यूचर अगर हमको प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छी मिल जाती है रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, फिर हम उस प्रोडक्ट को अनगेट करवाएं, और अनगेट करवाने के लिए फिर कुछ चार्जेस लगते हैं। तो इस वजह से हम स्टार्ट में फिर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में नहीं जाते। सही है। उसके बाद आ जाते हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, या पेटेंट्स की किसी ने अगर रजिस्टर करवाया हो। हम्म, पेटेंट का मैं भी ही कवर कर देता हूँ। पेटेंट्स बेसिकली हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, और सेकंड हमारे पास होता है डिज़ाइन पेटेंट। सपोज वो कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो गार्लिक प्रेस सेल कर रहे हैं, हम्म। तो गार्लिक प्रेस में स्क्रीन शेयर, ये स्क्रीन मेरी क्रोम की शेयर हो रही है आपके साथ? क्रोम की नहीं, सिर्फ ये पावर पॉइंट ही। हाँ, अभी ठीक। आई है। अच्छा, इसमें सपोज मैं जाता हूँ गार्लिक प्रेस में। गार्लिक प्रेस में यहाँ देखें डिफरेंट डिज़ाइन सेल हो रहे हैं। तो जब कोई सेलर अमेजोन पे सेलिंग करने जा रहा है, इसका डिज़ाइन और इसके डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो आप एज अ सेलर जाते हैं अमेजोन पे, आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होती हैं, तो आपका डिज़ाइन बाकी सेलर से कुछ ना कुछ यूनिक है, या आप देखते हैं कि ये डिज़ाइन आपके रिलेटेड जो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है डिज़ाइन। तो आप क्या करते हो कि आप उस डिज़ाइन को जाकर रजिस्टर करवा लेते हो कि ये मेरा डिज़ाइन है, और इस ब्रांड के अंडर इस डिज़ाइन को रजिस्टर कर दें, ताकि कोई और सेलर इस डिज़ाइन को अमेजोन पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे या फिजिकली सेल ना कर सके। तो फिर उसमें आपको राइट्स मिल जाते हैं कि आप उस डिज़ाइन को कोई और सेलर वो डिज़ाइन ही सेल कर सकता। ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि अगर आप उस डिज़ाइन को रिलेटेड अथॉरिटी में रजिस्टर करवा दें जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, तो उसे क्या हम कहते हैं, डिज़ाइन पेटेंट। हम्म, और सेकंड उसका होता है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट होता है कि आप उस प्रोडक्ट के यूज़ को ही रजिस्टर करवा देते हो कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं इसके यूज़ को रजिस्टर करवा देता हूँ कि ये गार्लिक और वगैरह को इसके जो यूजेज है ना उसको आप रजिस्टर करवा लेते हो जाके अपने रिलेटेड अथॉरिटी में। यूजेज से क्या मतलब, यानी कि? यूजेज में कह सकते हैं कि ये मीन के जैसे गार्लिक को प्रेस करने के लिए ये प्रोडक्ट मेरी यूज़ होती है, तो आप उसे रजिस्टर करवा लेते हो। अब कहते हो ये मेरी प्रोडक्ट है और इसका ये यूजेज है, इसके यूजेज को रजिस्टर कर लें, ये इस काम के लिए मेरी प्रोडक्ट है। आप कोई ड्यूल यूज प्रोडक्ट कर लेते हो, आप इसमें ओनियन की या इस तरह की किसी और चीज़ की एडिशन कर लेते हैं प्रोडक्ट में, तो उसके यूजेज को अगर आप रजिस्टर करवा देंगे तो फिर कोई बंदा डिज़ाइन चेंज करने के बावजूद भी उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकेगा। सही है। इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि डिज़ाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में आपका
डिज़ाइन रजिस्टर हो जाता है और कोई और सेलर आपके डिज़ाइन को नहीं सेल कर सकता डिज़ाइन पेटेंट में। और यूटिलिटी पेटेंट में होता है कि जो प्रोडक्ट का यूज़ होता है एट दी एंड प्रोडक्ट यूज़ किस काम के लिए होनी है, अगर आप उस यूजेज को रजिस्टर करवा लेंगे तो फिर कोई भी बंदा जो है उस प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट बना के उस यूजेज के लिए यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अभी जैसे ये गार्लिक प्रेस है, इसका हाँ यूटिलिटी तो हम पेटेंट नहीं करवा सकते क्योंकि सारे करते तो प्रेस ही हैं। हाँ। अच्छा, इसमें यूटिलिटी पेटेंट जो होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप उस प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं तभी आप यूटिलिटी पेटेंट करवा सकेंगे, क्योंकि जी जी। आपने इन्वेंशन की है नहीं। तो आप कहते हो मैंने इस पर्पज के लिए ये नई प्रोडक्ट इन्वेंट की है, तो मैं हाँ, चाहता हूँ कि ये आप प्रोडक्ट क्लियर है कोई क्योंकि और वो कॉपी करके बना के ना नहीं कर कर रहे सके। हैं ना। जी जी। कॉपी करके इसे मैन्युफैक्चर करके कॉपी करके किसी और डिज़ाइन में या इसे मिलते जुलते डिज़ाइन में बना के तो वो सेल ना करना स्टार्ट कर दे, वो फिर आप उसके राइट्स ले लेते हैं उस स्पेसिफिक कंट्री में। और देन कोई बंदा अगर तो किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी पेटेंट रजिस्टर है फिर तो आप सोचें ही ना कि आप प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट का सपोज मैं कहता हूँ कि डिज़ाइन इस प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड है, डिज़ाइन पेटेंट है यूके में, आप प्रोडक्ट ये सेल करना चाह रहे हैं, आपने प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट कर ली, आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, देन आप देखते हैं इसका डिज़ाइन पेटेंट है, फिर आप क्या करेंगे, आप 30 to 40% इसका डिज़ाइन चेंज करवा लेंगे, वो मिलता जुलता डिज़ाइन करवा के आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के सेल करना शुरू कर देंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आप इसके डिज़ाइन को 100% कॉपी करेंगे फिर आपको वो सेलर क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा डिज़ाइन सेल कर रहा है। और तो मैन्युफैक्चरर जो है वो अलाउ करते हैं कि आप पेटेंट करवा लें उनकी प्रोडक्ट, अगर वो भी खुद भी कर रहे हों या उनका कुछ इस तरह जो अगर मैन्युफैक्चरर है। सपोज ये प्रोडक्ट है, आप इसकी कॉपी ही कर लेते हैं और आप सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, आप कहते हैं मैं इस पर मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी सेल आ रही है तो मैं इसका डिज़ाइन पेटेंट करवा देता हूँ। हाँ। तो उसमें फिर ये पेटेंट के एक तो चार्जेस होते हैं आपकी कंट्री में, दूसरा आई थिंक इसके ईयरली बेस्ड भी कुछ चार्जेस होते हैं, तो लेकिन वो वो मैन्युफैक्चरर से बहुत परमिशन अच्छा। लेनी है, जी मैन्युफैक्चरर से परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, मैन्युफैक्चरर से क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी, आप मैन्युफैक्चरर खुद अगर खुद से भी सेलर हो। वो आप देखें, आपने किसी और कंट्री से मैन्युफैक्चर करवाना है, अगर यूके में डिज़ाइन पेटेंट नहीं हुआ तो आप डिज़ाइन का पेटेंट करवा लें आप, क्योंकि उसका डिज़ाइन का पेटेंट अगर नहीं हुआ तो वो किसी का भी राइट नहीं है इस टाइम, अच्छा वो अच्छा कोई भी ठीक। सेल कर सकता है। जो तो फर्स्ट टाइम जाके डिज़ाइन को पेटेंट करवा लेगा फिर डिज़ाइन उसका हो फिर जाएगा। उसका राइट ठीक है। और फिर आप इसकी चेक कहाँ से करते हैं ये पेटेंट? ये पेटेंट जो है वो हम, एक तो पेटेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, इनिशियल पेटेंट जो है हम खुद चेक कर लेते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट है बहुत हाई कम्पिटिटिव नीश है, तो इसमें हमारे पास चांसेस हैं कि गार्लिक प्रेस कुछ ना कुछ ये पेटेंट हुआ होगा। तो इनिशियल जो पेटेंट चेक है ना वो हम खुद करते हैं, तो हम जाते हैं patents.google.com पे, ठीक है। तो इसमें हम फिर जाके अपनी प्रोडक्ट लिखते हैं, सपोज गार्लिक प्रेस का मैं पेटेंट चेक करना चाह रहा हूँ, मैं इसे सर्च आउट करता हूँ और इसमें सबसे पहले मैंने कंट्री देनी है कि किस कंट्री में मैं चेक करना चाह रहा हूँ। हम्म। ये पेटेंट ऑफिसेज हैं, यूके है और सारी कंट्रीज के पेटेंट ऑफिसेज आपके पास आ जाते हैं। सपोज मैं यूएस में देखता हूँ, तो यूएस मैंने क्लिक किया तो ये देखें डिफरेंट, अब पेटेंट की टाइप भी वो पूछ रहा है कि आपने डिज़ाइन का पेटेंट करवाना है, किसका पेटेंट है, डिज़ाइन पेटेंट चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये गार्लिक प्रेस एक शेप है, ये भी पेटेंट हुई है, इसके बाद ये भी पेटेंट हुई है, तो इसके ये पार्ट्स वगैरह ये पेटेंट हुए हैं। फिर इनको हम डीप स्टडी करते हैं कि इसके क्या जस्ट डिज़ाइन ही पेटेंट हुआ है या इसका यूटिलिटी भी पेटेंट हुआ है। यूटिलिटी बहुत कम होता है, कोई बहुत ही रेयर केसेस में, तो मेनली डिज़ाइन पेटेंट ही देखना होता है। तो ये देखें इसका एक एक चीज़ का डिज़ाइन जो है वो पेटेंट हुआ हुआ है। आई थिंक जो हम प्रोडक्ट ये देख रहे थे वो इस तरह की प्रोडक्ट मुझे लग रही है जो पेटेंट हुई है, इस तरह की। ठीक
है। तो ये इस तरह से ये इनिशियल पेटेंट चेक कर रहे हैं। जब अगर हमें यहाँ से लगे कि इसका कोई ना कोई पेटेंट रजिस्टर्ड है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फाइवर पे जाते हैं और जो प्रोफेशनल पेटेंट चेकर बैठे हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 डॉलर आपसे चार्ज करते हैं, और वो डीप पेटेंट आपको चेक करके देते हैं और प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं कि इस प्रोडक्ट का पेटेंट है या नहीं। वो आपको पेटेंट फिर इन डिटेल चेक करके देते हैं। ठीक है, सही है। ये हम आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड्स पे। इसके बाद आ जाती है कैटेगरीज। गेटेड, अमेजोन पे मैंने आपको बताया था दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरीज होती है गेटेड कैटेगरीज और एक अनगेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जिसमें अमेजोन उस पर सेलिंग करने के लिए अमेजोन पे हमें परमिशन या प्रॉपर अप्रूवल अमेजोन से लेना पड़ता है। उन कैटेगरीज को हम कहते हैं गेटेड कैटेगरीज, और कुछ कैटेगरीज है अनगेटेड कैटेगरीज। अनगेटेड कैटेगरीज में कोई भी सेलर अपनी कंपनी वगैरह रजिस्टर करवा के इंडिविजुअल या बिजनेस अकाउंट उसके पास है तो वो उस कैटेगरी में विदाउट एनी परमिशन अमेजोन के वो सेलिंग कर सकता है। जिस तरह हमने होम एंड किचन में प्रोडक्ट देखी है और विदाउट अमेजोन की परमिशन के हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट करके हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सही है। अब अनगेटेड कैटेगरीज वो कौन कौन सी हैं जिसमें हम बगैर परमिशन के अमेजोन से सेल कर सकते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की कैटेगरी है। बेबी में कुछ कैटेगरीज, कुछ चीज़ें आ जाती हैं रेस्ट्रिक्टेड में आ जाती हैं, और कुछ आ जाती हैं अनरिस्ट्रिक्टेड या अनगेटेड में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज की नीश है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, किचन एंड डाइनिंग की आ जाती है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो अनगेटेड कैटेगरीज में आती हैं। और सही। इनिशियली रिकमेंडेड जो कैटेगरीज हैं वो हमारे पास होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और ऑफिस प्रोडक्ट्स और किचन एंड डाइनिंग जो है ये हमारी रिकमेंडेड कैटेगरीज में आती हैं। कि क्योंकि ये ऐसी कैटेगरीज हैं, होम एंड किचन तो सबसे बेस्ट कैटेगरी है क्योंकि आपकी ये चीज़ थ्रू आउट द ईयर एक तो डिमांड रहती है, हर घर की डिमांड है। तो इसमें अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो वो बहुत अच्छी आपकी प्रोडक्ट रहेगी क्योंकि हर घर की वो चीज़ की डिमांड है। तो इनमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करें तो हमें प्रोडक्ट इसमें भी अभी भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फिर पेट सप्लाईज और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और क्लॉथिंग की जो कैटेगरी है वो भी अनगेटेड कैटेगरी है, उसमें भी हम विदाउट एनी परमिशन सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉथिंग में जस्ट ये है कि हमारे पास वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो वो अगर हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर हम जो है उस पर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हम प्राइस में भी अच्छा चले जा सकते हैं। तो वो फिर उनके पास जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास चार पैसे होते ही हैं कि वो 4 दिन इंतज़ार करके अपने प्रोडक्ट को रैंक कर दे। अब सही। गेटेड कैटेगरीज में टॉयज की कैटेगरी गेटेड में आ जाती है। बेबी की कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो गेटेड में आती हैं। और उसके बाद फूड्स की कैटेगरी, ऑटोमोबाइल में कुछ कैटेगरी है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो गेटेड में है, कुछ अनगेटेड में है। कुछ ब्यूटी एंड मेडिसन की ये टोटल कैटेगरी गेटेड में आ जाती है। और हेल्थ एंड हाउस होल्ड जो है, हेल्थ वगैरह के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो गेटेड में आएंगी। इसमें आप गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी जब भी हम कोई प्रोडक्ट सर्ट आउट करते हैं तो सबसे पहले हम जाके चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी गेटेड में तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम अमेजोन पे जाके सर्च करते हैं गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज। उसमें जाके अमेजोन की प्रोडक्ट को जब हम लिस्ट करने लगते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये यूपीसी कोड है, इसे हम सेल करना चाहते हैं। तो अगर तो वो गेटेड कैटेगरी होगी तो अमेजोन कहेगा कि मुझे ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, जो अप्रूवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो जो आपने लिया हुआ है इस कैटेगरी में सेल करने के लिए। तो अगर वो अनगेटेड में होगी तो वो एज इट इज हमारी लिस्ट जो है अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा। तो सबसे वो बेस्ट वे जो है सर्टिफिकेट वो मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट, अब जो जो प्रोडक्ट्स में बेसिकली वो होता है कि आपके प्रोडक्ट में यूज़ क्या क्या चीज़ हुई है, कौन से केमिकल्स यूज हुए हैं, किस किस चीज़ से प्रोडक्ट बनी हुई है। और मैं ये इस चीज़ की जो है वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अगर कोई भी इसमें इशू आता है प्रोडक्ट में तो मैं बाय लॉ उस कंट्री के लॉज के हिसाब से अमेजोन मुझे जो है वो परसू कर सकता है इन कोर्ट में। ठीक है, तो गेटेड कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास जो सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है इस टाइम
कैटेगरी को अनगेट करवाने का, ये विद इन 24 आवर और विद इन अ वीक आपको कैटेगरी अनगेट करवा देते हैं funnelguru.com। ठीक है, इसमें आप अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करें सारी, वो आपसे जो जो चीज़ें डिमांड करेंगे वो आप सप्लायर से चीज़ लेके दें, तो ये लोग आपको विद इन अ डे और विद इन अ वीक आपको प्रोडक्ट अनगेट करवा देते हैं। और फिर इसमें प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के कुछ चार्जेस हैं, मतलब ये $600 से स्टार्ट करते हैं और अप टू $1200 $1500 तक कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के लिए। ये ठीक है, वन ऑफ है या दोबारा देने पड़ते हैं? ये एक हर प्रोडक्ट को आपने अप्रूव एक करवाना है, दफा। जो भी इस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहेंगे, पहले आप उस प्रोडक्ट को अनगेट करवाएंगे फिर आप सेल करेंगे। उसके बाद गेटेड अनगेटेड कैटेगरीज हमारी होगी। उसके बाद कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो मैं कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ तो मैं अमेज़ोन पे जाऊँगा, जाके सबसे पहले कोई कीवर्ड टाइप करूँगा, गार्लिक प्रेस या गार्लिक मिंसर है या मिंसर फॉर गार्लिक्स या किचन या जो भी है, कोई भी मैं कीवर्ड टाइप करूँगा, तो फिर जाके मैं अमेज़ोन अमेज़ोन पे जाके सर्च करूँगा। सपोज एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कीवर्ड की सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है या सर्च करनी है, उससे जितना भी हमने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है उसके मेन कीवर्ड पे करना है और ऐसे कीवर्ड पे करना है जो अमेज़ोन पे सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा होगा। सही है। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें ये होता है कि सपोज मैं अब आपके साथ थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो पहले हमने ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहा है, फिर उस ज़्यादा कीवर्ड सर्च, को यूज करके। फिर उस कीवर्ड पे हम जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है उस पे हम एनालाइज। अब इसमें देखें मैंने गार्लिक प्रेस सपोज, गार्लिक प्रेस इसका वैसे तो मेन कीवर्ड है। ठीक है, इसमें देखें 4000 5000 3000 1600 इस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, हम्म। इट्स मीन कि हमें नजर आ रहा है कि इस प्रोडक्ट में बहुत पुराने सेलर बैठे हुए हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं एक कीवर्ड टाइप करता हूँ कि मिल्सर गार्लिक किचन, एक रैंडम कीवर्ड मैं दे देता हूँ। तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरा कीवर्ड है, मुझे नहीं पता कि मेरा मेन कीवर्ड कौन सा है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो सेलर आ रहे होंगे, यहाँ पे 8 रिव्यूज वाला 2 रिव्यूज वाला बैठा हुआ है, तो हम तो कहेंगे इस प्रोडक्ट में हमें ये 19 रिव्यू वाला बैठा हुआ है, तो ये टॉप पे बैठे हुए हैं, तो हम भी इन स्टार्ट इस प्रोडक्ट को लेके आए तो हम भी इस प्रोडक्ट में compete कर सकेंगे। लेकिन बाद में जब हम लॉन्च कर चुके होते हैं, हम इस कीवर्ड को लेके एनालाइज कर लेते हैं, सारे सेल्स इस कीवर्ड पे डिफाइन कर देते हैं, तो बाद में जब हम जाते हैं प्रोडक्ट को रैंक करने की ट्राई करते हैं, फिर हमें पता चलता है इसमें तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, इसका तो मेन कीवर्ड ही कोई और था। मैं गार्लिक मिंसर देखता रहा हूँ, इसका मेन कीवर्ड ही गार्लिक प्रेस था। तो इस पे कंपटीशन आपको हमेशा कम शो होगा जो सेकेंडरी कीवर्ड है। हम्म। कंपटीशन आपको कम होगा और रिजल्ट्स वो नहीं शो होंगे जो मेन कीवर्ड पे शो होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको लो कंपटीशन में आपको 10-10 11-11 रिव्यूज वाले बंदे शो हो रहे हैं और मेन कीवर्ड पे आपको हज़ारों के रिव्यूज से शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है कि अगर आपने रॉन्ग कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया और आपने उस पे एनालाइज कर लिया प्रोडक्ट को, तो कल को फिर आप उसका नीश में फेल हो सकते हैं, आपको प्रॉपर पता नहीं चल सकेगा कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन क्या है। अब और ये कीवर्ड की, कीवर्ड सर्च जो है, सॉरी, ये करेंगे हम हीलियम में। बिल्कुल ये हम हीलियम में करेंगे। हीलियम बहुत वास्ट टूल है, तो हीलियम के कुछ टूल्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो प्रोडक्ट हंटिंग में टूल्स हीलियम के जो यूज़ होते हैं वो इस लेक्चर में कवर करेंगे, और जो टूल्स हमारे लिस्टिंग में यूज़ होते हैं हीलियम के वो हम लिस्टिंग की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सही है। उसके बाद कीवर्ड्स की टाइप होती हैं शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड, लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली शॉर्ट ट्रेल, जो कीवर्ड्स हमारे दो कीवर्ड्स पे डिपेंड मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। और हमेशा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का ही सर्च वॉल्यूम अमेज़ोन पे ज़्यादा होता है। कीवर्ड हो टू ट्रेल कीवर्ड हो, दो कीवर्ड्स पे कोई भी हमारी सर्च टर्म अगर दो कीवर्ड्स पे लाइक आ रही है तो इट्स मीन कि वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। और अगर किसी कीवर्ड के 3 to 4 या 3 to अबव कीवर्ड्स हैं तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। मीन कि टेडी बियर
आपको आपकी प्रोडक्ट भी डिफाइन हो रही है और आपका कीवर्ड भी सिंपल कीवर्ड है। मोस्ट ऑफ द लोग टेडी बियर आके टाइप करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे सॉफ्ट टेडी बियर चाहिए या स्टिफ टेडी बियर चाहिए, ये थ्री टेल कीवर्ड में चला जाता है, उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। इन कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होता है, इट्स मीन कि ये अमेजोन पे कम सर्च होते हैं इसके अगेंस्ट, शॉर्ट टेल कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। सही है। तो उससे दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है कि कीवर्ड जो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड तो हम देख रहे हैं, और उससे हमने ये चीज़ भी देखना होता है कि उस कीवर्ड से हमारी प्रोडक्ट डिफाइन हो रही हो। अब टेडी बियर है, इससे प्रोडक्ट हमारी डिफाइन हो रही है। सिर्फ हम बियर टाइप कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्ट डिफाइन नहीं हो रही। हम देख तो रहे हैं कि वन टेल कीवर्ड जो ये सिर्फ एक कीवर्ड है तो शॉर्ट टेल कीवर्ड वन टेल, सपोज बियर हम टाइप कर देते हैं, है तो ये शॉर्ट टेल, लेकिन इससे हमारी प्रोडक्ट नहीं डिफाइन हो रही। जब मैं सिर्फ गार्लिक लिख लेता हूँ तो है तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड, लेकिन इससे हमारी प्रोडक्ट नहीं डिफाइन हो रही। जब मैं गार्लिक प्रेस लिखूंगा तो मेरी प्रोडक्ट डिफाइन होगी प्रॉपर कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपके कीवर्ड से प्रोडक्ट भी प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए, सही। इसलिए हम शॉर्ट टेल कीवर्ड टू टेल कीवर्ड को कहते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिनका शॉर्ट टेल कीवर्ड भी तीन कीवर्ड पे लाइक आ रहा होगा। सपोज के मैं कहता हूँ कि मेरी कोई प्रोडक्ट है, स्पून की प्रोडक्ट है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, लोग टाइप करेंगे स्टेनलेस स्टील, मेरी प्रोडक्ट अब थ्री टेल कीवर्ड से डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो इसमें अब टू टेल हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास टू टेल कीवर्ड मिले तो वही हमारा शॉर्ट है। इस केस में हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड ये हो जाएगा, मे बी इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड 4, 5 या 6 कीवर्ड पे लाइक आ रहा हो, ठीक है। सही है। तो इसमें थोड़ा सा ये भी हमने डिफाइन करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं। सपोज मैं कार चार्जर लेने जा रहा हूँ तो मैं कार चार्जर लिखूंगा, तो ये मेरा कार चार्जर प्राइमरी कीवर्ड है। और मैं सिर्फ चार्जर लिखूंगा तो वो मेरा सेकेंडरी कीवर्ड आ जाएगा, क्योंकि उससे मेरी प्रोडक्ट डिफाइन नहीं हो रही, ठीक है। तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड हमेशा वो होगा जो मेरी प्रोडक्ट के मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड जो होगा उसे हम प्राइमरी कीवर्ड या मेन कीवर्ड कहेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। और सेकेंडरी कीवर्ड जो होंगे वो उससे उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं और वो ब्रॉड सेंस में आ जाएगा। जैसे आईफोन है तो आईफोन एक ब्रॉड सेंस में आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ आईफोन 11 तो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड बन जाएगा, आईफोन 11 ये मेरा मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड आ जाएगा। मैं अगर 11 रिमूव कर देता हूँ तो ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड में चला जाएगा, ठीक है। इसकी पिछली स्लाइड में क्या थी हेडलाइंस? शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। हाँ, इसमें थोड़ी सी सेंस ये है कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है उनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वो मोस्ट प्रेफरेबल होते हैं, और और लॉन्ग लॉन्ग टेल टेल। कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। सही सही। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में ये रेलिवेंट का थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है कि ये एक कीवर्ड आपके मोस्ट रेलिवेंट है और दूसरा दूसरा कीवर्ड आपसे रेलिवेंट तो है लेकिन वो ब्रॉड सेंस में है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए ऑफिस डेस्क, ठीक है, ये मेरा आ गया ऑफिस डेस्क है, तो ये मेरा आ गया प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिर्फ वुड डेस्क, ठीक है, अब वुड डेस्क में बेशुमार वुडन के डेस्क आ जाएंगे, तो ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सही सही। अगर मैं वुडन ऑफिस डेस्क कह दूंगा तो वो मेरा फिर आ सकता है प्राइमरी कीवर्ड आ सकता है, क्योंकि वो मेरा मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड आ जाएगा, सही। ठीक है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में आप रेलिवेंसी को थोड़ा सा ध्यान में रखें और शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में आप सर्च वॉल्यूम को रखें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कीवर्ड्स डोंट गो फॉर। ये थोड़ी सी रिकमेंडेशन है कि ब्रॉड कीवर्ड्स में नहीं आप जा सकते। सपोज मेरा ऑफिस का डेस्क है या वुडन डेस्क है या स्टील का डेस्क है, तो मैं उसे स्टील डेस्क या ऑफिस डेस्क से करूँगा, मैं डेस्क सेट नहीं कहूँगा।
डेस्क सेट में तो सारे आ जाएंगे, स्कूल के लिए आ जाएंगे, ऑफिस के लिए आ जाएंगे, या कंप्यूटर का डेस्क भी आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बहुत ही ब्रॉड सेंस में आ जाए, वो कीवर्ड हो जो आपका मोस्ट रेलिवेंट हो और शॉर्ट रेल हो, ठीक है। और स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे हो ऑफिस डेस्क है, ये मोस्ट रेलिवेंट आ जाएगा। डेस्क सेट है वो ब्रॉड में चला जाएगा। इसी तरह ये उसमें रिकमेंडेशन गो विद रेलिवेंट कीवर्ड और मेन कीवर्ड कैन बी ऑब्टेन्ड विया मेन कीवर्ड। वो मैं आपको बताऊंगा कि मेन कीवर्ड हम कैसे सर्च करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड कौन सा है। उसके बाद टूल्स पे आ जाते हैं। टूल्स हमारे प्रोडक्ट हंटिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। टूल्स में आ जाता है सबसे पहले हीलियम 10 प्रोडक्ट हंटिंग में हम यूज करते हैं फर्स्ट, और यही मोस्ट रिलायबल टूल हमारे पास हीलियम 10 है। उसके बाद सेकंड केस पे हमारे पास आ जाता है जंगल स्काउट। सेकंड नंबर पे अगर मैं प्रायोरिटी वाइज देखूं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जंगल स्काउट आ जाएगा। और थर्ड पे वायरल लॉन्च जो है ये हीलियम 10 और जंगल स्काउट, ये बेसिकली आपको एक ही चीज़ को एनालाइज करते हैं। सेम वर्किंग है हीलियम 10 और जंगल स्काउट की। जस्ट आप हीलियम 10 से सपोज आपने कोई प्रोडक्ट ली और जंगल स्काउट से आप उसे क्या कहते हैं रिवर्स चेक, या उसे कहते हैं कि रिकन्फर्म करने की कोशिश करते हैं कि जंगल स्काउट भी क्या क्या आया, मुझे ये रिजल्ट दे रहा है। तो हीलियम 10 की अगर मैं बात करूं तो इसके रिजल्ट्स 85 टू 90% इसके रिजल्ट, और जंगल स्काउट के भी 90% के राउंड अबाउट रिजल्ट इसके एक्यूरेट होते हैं। तो 100% नहीं हम इन टूल्स को कभी भी समझेंगे कि ये एक्यूरेट होंगे। ये अबाउट 80 टू 90% हमारे पास एक्यूरेसी लेवल होता है। इसी तरह जंगल स्काउट का भी। जंगल स्काउट में एक इशू ये है कि जंगल स्काउट यूएस में तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, और इसके अलावा अगर यूके और यूरोपियन मार्केट में जंगल स्काउट की इतनी एक्यूरेसी नहीं है। इसे एज अ सेकेंडरी टूल यूरोपियन और यूके मार्केट में देखा जाता है, ठीक है। मेन टूल इट्स मीन के हमारा हीलियम 10 ही रहेगा। और वायरल लॉन्च जस्ट हमारे लिए सीजनलिटी चेक के लिए होता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं। वायरल लॉन्च ये चीज़ हमें बताता है, और ये चीज़ हमें गूगल ट्रेंड भी बता देता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वायरल लॉन्च को स्किप कर देते हैं, और अभी इसका यूज़ बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया है, क्योंकि वही चीज़ हमें गूगल से मिल जाती है। तो हम वायरल लॉन्च इसकी चीज़ के लिए बाय नहीं करते। सही है। और सेकंड गूगल ट्रेंड्स के वो थ्रू आउट द ईयर इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या रहा है। ये चार टूल्स हैं बेसिकली हमारे पास। तो गूगल ट्रेंड फ्री होता है, वायरल लॉन्च हम यूज़ नहीं करते। हीलियम 10 प्राइमरी टूल हम लेके चलते हैं, और एज अ सेकेंडरी रीचेक के लिए हम जंगल स्काउट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, बाय करना पड़ता है या क्या? अच्छा, हीलियम की जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो अगर अकेला हीलियम लें तो वो 1500 पर मंथ मिल रही है मेरे सब्सक्रिप्शन हीलियम की, 1500 टू 1700 पर मंथ। तो ये आप वैसे आज बाय कर लीजिएगा। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप फराज साहब से मैसेज कर दें तो वो आपको आज ही बाय कर देंगे, क्योंकि उनका यानी कि आजकल डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक है। $1500 पर मंथ? नहीं नहीं, 1500 पाकिस्तानी रुपीज। ये शेयरिंग बेसिस पे होता है टूल हीलियम 10 का। अगर आप डायरेक्ट हीलियम से बाय करेंगे तो वो $100 पर मंथ होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो तो इसलिए हम जो शेयरिंग बेसिस का ही टूल यूज करते हैं, सेम होता है बिल्कुल ये सारा टूल, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हम 1500 रुपीज पर मंथ या 1700 रुपीज पर मंथ का ये टूल यूज करते हैं। ये आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या वो फराज कहीं से लेके देगा नहीं, सब्सक्रिप्शन? ये आप खुद बाय करेंगे, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे खुद ही बाय करते हैं हमारे, सही सही। क्योंकि हर बंदे का इंडिविजुअल टूल होता है, तो वो टूल्स खुद ही बाय करने होते हैं। जंगल स्काउट आप बाय करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी जंगल स्काउट की, सही ठीक है। वायरल लॉन्च हम यूज़ ही नहीं करते, और गूगल ट्रेंड जो है वो फ्री है, सही है। ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं टेक्निक्स क्या हैं, कि उसको हमने सारा क्राइटेरिया भी देख लिया कि हमारी ये प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसके कीवर्ड्स देख लिए। तो उसके बाद आ जाती है बात कि हम प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट कैसे करेंगे और उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉक्स से। ये हीलियम 10 का टूल है ब्लैक बॉक्स, तो इससे हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी कोई 5-7 मिनट की आपने ब्रेक लेनी है या स्टार्ट करें हम इसे। अभी और कितना यानी कि है टाइम? इसमें मैं आज चाह रहा था कि एक दफ़ा ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको बता दूं। ये तकरीबन आधा घंटा मज़ीद ले जाएगा।
तो उसमें फिर ये हो जाएगा कि आप कल या परसों जिस दिन भी नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास रखना चाहेंगे, तो उस क्लास में आप कुछ ना कुछ वर्किंग करेंगे, फिर आपको चीज़ें जो है मज़ीद आपको पता चलेगा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई या इस चीज़ में मुझे इशू है, तो वो फिर सही आप आके मुझसे डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग की समझ आएगी। मीन कि आप सही जब काम करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। सही है। इतनी में भी कुछ चीज़ें आपके ऊपर से गुजर रही हों, तो ये चीज़ें फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस का नाम है प्रोडक्ट हंटिंग। ये बाज़ बात 1 मंथ 2 मंथ भी ले जाते हैं आप लोगों को प्रोडक्ट सही हंटिंग लोगों को समझने के लिए। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ, जितना एक्सप्लेन हो सके कि हर वर्ड को वो हो सही जाए, ताकि आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाए। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, नहीं तो फिर कल हमें क्लास रखनी पड़ेगी इसकी। मुझे निकलना है। मैंने जो ना 1.5 घंटे के हिसाब से प्लान किया था कि मुझे जो है ना आधे पौने घंटे तक निकलना भी है। तो या फिर इस तरह करते हैं कि ये स्लाइड शो मुकम्मल कर लेते हैं कल। ये टेक्निक्स के थ्रू करके ना फिर वेडनेसडे शायद मैं इधर नहीं हूँ, फिर जुमेरात को कर लेंगे प्रैक्टिस के बाद। चलिए, ये फिर आपकी 3 क्लासेस हो जानी है प्रोडक्ट हंटिंग पे, क्योंकि मैंने अच्छा कल फिर हम टेक्निक्स ये सारी मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छा। उसके बाद फिर ऐसे कर लेंगे कि एक मैं रिकॉर्डिंग फिर ऑफ कर दूं, अभी क्लास कंटिन्यू तो नहीं ना करनी। आप बंद कर दें फिर। मैं 1 सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर